Good morning students, myself Adit Solanki, I am your social science teacher. Welcome to Vida Pani online classes. I hope आप लोगों ने अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा और साथ ही में अपनी यूटी फर्स्ट की प्रिपरेशन को भी कॉन्टीन्यूसली रखा होगा। आप लोगों को बता दिया गया था कि जैसे ही आपकी समर वेकेशंस ओवर होंगी उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपके यूटी फर्स्ट होंगे, यानी कि यूनिट टेस्ट फर्स्ट होंगे, तो आप लोगों ने उसके लिए भी प्रिपरेशन की होगी। अब यूटी फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। सिलेबस की अगर हम लोग फिर से एक बार बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री के चैप्टर 1 एंड 2, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एंड 2 और सिविक्स का चैप्टर 1 एंड 2, ये आपका सिलेबस है कि इतने चैप्टर्स आपके यूटी फर्स्ट में आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है सर पैटर्न क्या होगा। अब आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं तो पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात करते हैं और उसके बाद आपकी जो रिवीजन होंगे, रिवीजन भी हम एक चैप्टर करा देंगे इसी वीडियो में आपका। सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न आपका इस तरह का रहेगा, जैसे आप जो नोटबुक में पेपर पैटर्न लिखा हुआ है आप उसको क्लियरली रीड कर पा रहे हैं। सबसे पहले होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो MCQ होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं वो होंगे। पहला क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कितने होंगे 3 क्वेश्चंस होंगे और ईच 1 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 1 मार्क का, यानी कि 1 नंबर मिलेगा और टोटल ये कितने मार्क्स का होगा 3। अब 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, टोटल 3 मार्क्स होंगे इसके। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका 1 मार्क्स का होगा और उसके 3 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल ये कितने मार्क्स कंटेन करेगा 3 मार्क्स। फिर उसके बाद है आपका राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल ये क्वेश्चन कितने नंबर कंटेन करेगा 3 मार्क्स। फिर हम लोग आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आपके हाफ मार्क्स के होंगे, यानी कि 0.5 मार्क्स और 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 मैचिंग होंगी, जो कि टोटल मार्क्स कंटेन करेंगे आपके 2.5, यानी कि 2.5 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा ये। फिर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होगा, यानी कि 1.5 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और कितने क्वेश्चन होंगे टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मार्क्स कितना कंटेन करेगा ये क्वेश्चन 4.5 मार्क्स, यानी कि 4.5 नंबर के टोटल शॉर्ट आंसर्स होंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर्स के बारे में। लॉन्ग आंसर्स आपके 2.5 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग आंसर में आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लॉन्ग आंसर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको केवल 2 ही अटैम्प्ट करने होंगे। इस वजह से यहाँ पे इंटू 2 किया है, यानी कि आपको करना केवल 2 क्वेश्चन है, आपको दिए 3 जाएंगे और इसमें आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको बेहतर तरीके से आता हो, यानी कि जो इस पर आप पूरा श्योर हो कि हाँ हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेंड कर लेंगे, इसमें हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, आपको उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड करना है। ये टोटल मार्क्स कितने कंटेन करेगा 5 मार्क्स। यहाँ पे आपको ऊपर के 3 क्वेश्चंस में तो कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, क्योंकि MCQ हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, ये सभी 1-1 मार्क्स के हो गए, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बट अगर हम लोग फिल इन द मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, जिसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो आपके मैच द फॉलोइंग होंगे वो 0.5 मार्क्स के होंगे, यानी कि आधे नंबर के होंगे और उसके 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 मैचिंग होंगी, तो टोटल मार्क्स कितने कंटेन करेगा आपका 2.5 मार्क्स। शॉर्ट आंसर्स जो आपके कॉपियों में पहले शॉर्ट आंसर्स लिखवाए गए हैं, फिर लॉन्ग आंसर्स लिखवाए गए हैं, तो जो शॉर्ट आंसर्स है सबसे पहले जो लिखवाए जाते हैं वो 1.5 नंबर के आएंगे, यानी कि 1.5 मार्क्स के आएंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, आपको तीनों अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि तीनों उसको करना है और टोटल मार्क्स होगा 4.5। और लॉन्ग आंसर्स में आपके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे बट आपको 2 ही करना है। इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, आपके पेपर में भी लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी 2, यानी कि किसी 2 को ही आपको करना है और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके 5।
तो ये हो गई पेपर पैटर्न की बात। और बहुत से बच्चों को एक और कन्फ्यूज़न था कि सर सिविक्स का चैप्टर 2 सिलेबस में आएगा कि नहीं आएगा। सिविक्स का चैप्टर 2 सिलेबस में आएगा और इसी से हम लोग अपने रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सर सिविक्स का चैप्टर 1 बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल आएगा आपके टेस्ट में। सिविक्स का जो चैप्टर 2 है द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य सरकार है, और यही लास्ट चैप्टर है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले। द स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर में कोई भी ऐसा आंसर जो कि ना समझ में आए तो आप उसको, जो आपका क्वेश्चनिंग आवर होता है यानी कि 10 AM से 11 AM के बीच में भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर कौन होता है। गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। गवर्नर के बारे में हम लोगों ने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था कि इसकी मेन पावर्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। बट यहाँ पे शॉर्ट आंसर में आपको पूछा गया तो आपको बस एक लाइन का आंसर देना है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है अथॉरिटी का। फिर सेकंड है आपका हाउ डज़ अ बिल बिकम अ लॉ, कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है, इसका भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। बट यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर सबसे, आप ये नोटिस करिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर शॉर्ट आंसर पूछा जा रहा है तो आपको छोटा आंसर को शॉर्ट में लिखना है। अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो यही क्वेश्चन आपका अगर लॉन्ग में पूछा जाता तो आपको पूरा बताना पड़ता कि पहले आपका विधानसभा में पास रखा जाएगा, फिर जब वहाँ से मेजॉरिटी पास करेगा फिर विधान परिषद पे जाएगा, उसके बाद वो गवर्नर के पास जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर आपको लॉन्ग आंसर बताना पड़ता है। बट यहाँ पे शॉर्ट आंसर है तो इसको केवल आपको एक या दो लाइन में ही आंसर देना है। बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली इफ़ दे आर साइंड बाय द गवर्नर, कोई भी बिल तभी लॉ बनता है जब उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। फिर आपका है थर्ड क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, हाउ लॉन्ग डज ही रिमेन इन पावर, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को कौन अपॉइंट करता है और ये कितने टाइम तक पावर में रहता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बट यहाँ पे एक और लाइन जुड़ी हुई है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर। ही और शी रिमेन्स इन पावर फॉर 5 ईयर, यानी कि जिसको भी, यानी कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने ऑफिस को 5 साल के लिए होल्ड करता है, यानी कि उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 आपका हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर कौन बन सकता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस आते हैं, आपको पता है। पहला स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली और सेकंड है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग हैं, बट यहाँ पे मैंने एक ही पैराग्राफ में दोनों को मेंशन किया हुआ है। तो टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अ पर्सन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं इसके बारे में एक बार देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेशनलिटी उसकी किसकी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। ही मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में या उसका मेंबर बनने के लिए उसकी आयु यानी कि जो एज होती है वो 25 ईयर होनी चाहिए मिनिमम। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि और गवर्नमेंट के अंतर्गत वो किसी भी ऑफिस को होल्ड ना कर रहा हो, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब ना कर रहा हो। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स की। ये तो हो गए आपके शॉर्ट आंसर्स। अब हम लोग लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। पहला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर की पावर और उनके फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। पहला है चीफ मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ये लीडर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। शी और ही इज़ द वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि गवर्नर और
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। ईच मिनिस्टर इज़ इंडिविजुअली आंसरेबल टू हिम और हर, और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग विभाग के, वो सारे मिनिस्टर्स किसी भी पर्टिकुलर राज्य के इसको आंसरेबल होते हैं, यानी कि जवाबदेह होते हैं, या चीफ मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर से उसे किसी भी एक्शन का जवाब मांग सकता है कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया। फिर हम लोग बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। टू डायरेक्ट द मिनिस्ट्री एंड डिटरमाइन इट्स पॉलिसीज़, यानी कि मिनिस्ट्री को चलाना और उसकी पॉलिसीज़ को भी बनाए रखना। टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को सुपरवाइज करना, यानी कि उसको देखना कि वो बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। टू एलोकेट और रीएलोकेट और टेक बैक पोर्टफोलियो फॉर हिज और हर मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर्स को कॉन्टीन्यूसली चेक करना कि वो जितने भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉन्ग आंसर के बारे में, विच इज़ इट सेड दैट वाई इट इज़ सेड दैट द विधानसभा इज़ मोर पावरफुल दैन द विधान परिषद। ऐसा क्यों कहा जाता है कि विधानसभा ज़्यादा पावरफुल है विधान परिषद से। विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस इन द 6 स्टेट दैट हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर और द सोल हाउस इन द रेस्ट ऑफ द यूनिकैमरल स्टेट। पहले यहाँ पर 2 टर्म आए, आप उनको समझ लीजिए, यूनिकैमरल स्टेट्स और सेकंड है आपका बाईकैमरल स्टेट्स। तो यूनिकैमरल स्टेट्स वो होते हैं जिसमें केवल एक हाउस होता है, और वो हाउस कौन सा होता है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर जिन स्टेट्स में बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है यानी 2 हाउसेज होते हैं, वहाँ पे जो दूसरा हाउस होता है वो विधान परिषद होता है, यानी कि जो कि इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं। और बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाली केवल 6 स्टेट्स हैं और बाकी सभी स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी यूनिकैमरल स्टेट्स की बात करेंगे हम लोग जिसमें केवल एक ही हाउस है, तो वही हाउस सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, और जितनी भी फंक्शंस होते हैं और जितनी भी आपको पावर्स दी जाती हैं वो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको ज़्यादा दी जाती हैं। कि जैसे मनी बिल अगर पास करना होगा तो वो विधानसभा में ही पास होगा, सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद वो विधान परिषद पे जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। और विधानसभा पे पावर देने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उस स्टेट के यानी कि उस राज्य के लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। अब हम लोग आंसर नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ बिल, यानी कि बिल क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल, और बिल्स के टाइप्स के बारे में बात करना है हम लोगों को इस आंसर में। अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन, यानी कि बिल एक टाइप का ड्राफ्ट होता है जिसके थ्रू या जिसमें कोई भी लॉ को, कोई भी कानून को जो कि कोई भी सरकार चाहती है कि ये लागू हो, उसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए। और आर्टिकल 196 टू 207 डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर पासिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल, और आर्टिकल 196 से लेकर 207 तक जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें बताया गया है कि किसी भी बिल या विभिन्न प्रकार के बिलों को पास करने का प्रोसीजर क्या है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी मूव्ड बाय द मिनिस्टर्स एंड द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द हाउस। बिल मूव्ड बाय मिनिस्टर्स और कॉल्ड गवर्नमेंट बिल्स। ये जितने भी बिल्स मिनिस्टर्स के द्वारा मूव किए जाते हैं या रखे जाते हैं, पेश किए जाते हैं, उनको हम लोग गवर्नमेंट बिल कहते हैं। वाइल बिल मूव्ड बाय अदर मेंबर्स आर कॉल्ड प्राइवेट बिल, और जितने भी बिल अदर मेंबर के द्वारा पास किए जाते हैं या पेश किए जाते हैं उनको हम लोग प्राइवेट बिल कहते हैं। सेकेंड है आपका हाउ इज़ एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड।
या कोई भी ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द अपर हाउस और द लोअर हाउस, यानी कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, या अपर हाउस में आप प्रेजेंट करिए या लोअर हाउस में। व्हेन अ बिल इज टेबल्ड, यानी कि जब बिल को पेश किया जाता है, इट इज डिस्कस्ड, या इस पर डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है, एंड डिबेटेड, और इसके ऊपर डिबेट होती है। आफ्टर द बिल हैज़ बीन डिबेटेड, या बिल के ऊपर डिबेट होने के बाद उसको वोटिंग के लिए रखा जाता है। इफ़ इट इज़ पास्ड, और वोटिंग में अगर वो पास हो गया इन द विधानसभा में, इट इज़ देन सेंड टू द विधान परिषद, और तब वो विधान परिषद में भेजा जाता है फॉर डिबेट एंड वोट। विधान परिषद पे भी सेम प्रोसीजर होता है, यानी कि उस पर डिबेट होती है और उसको वोट किया जाता है, और विधान परिषद इस बिल को 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकती। फिर हम लोग बात करते हैं आंसर नंबर 5 की। हाउ डज द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव इन मैनी वेज, यानी कि अलग अलग प्रकार से वो कंट्रोल करती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव आर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के जितने मेंबर होते हैं वो सब स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं। एज वेल एज ड्यू टू दिस, यानी कि इस कारण दे आर आंसरेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को जवाबदेह होते हैं फॉर ऑल द कंडक्ट्स, यानी कि जितना भी कार्य उन्होंने किया है उसको लेकर। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन आस्क एनी क्वेश्चन, और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन देयर वर्किंग, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उस पर। एंड इफ़ नीडेड कैन रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उनको उनकी पोस्ट से हटा भी सकते हैं बाय अडॉप्टिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम। किसके थ्रू हटा सकते हैं? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट, मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू वो उनको अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। तो ये हो गया आज का चैप्टर, और आपको इस चैप्टर की वीडियो आप देखिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका बच जाए इस चैप्टर से जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चनिंग आवर में इसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।